Hello everyone, welcome back to the discussion of previous year question 2023 English, class 10th board. Okay, so as you know, hard work pays well. तो चलिए मेहनत करते हैं और previous year question को discuss करते हैं. So till now we have discussed till section B, यानी कि राइटिंग और ग्रामर सेक्शन को हमने कंप्लीट किया, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया और देखा किस तरीके के सॉल्यूशंस हमें लिखने चाहिए. ठीक है, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए कि बोर्ड एग्जाम 2024 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सेक्शन सी, लिटरेचर. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लिटरेचर, इट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है चैप्टर से ही कुछ पैराग्राफ उठा के आपको एज ए एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे और उस एक्सट्रैक्ट से ही आपको क्या करना होगा, आंसर फाइंड आउट करना होगा, है ना. अब ऐसा नहीं है कि सारे आंसर एक्सट्रैक्ट में ही होंगे, आपके आंसर्स आपके खुद के होने चाहिए. जो भी जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में जो कुछ भी आया होगा उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है. सो द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट व्हिच विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन सून, इट इज रिलेटेड टू द चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. अब टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो स्टोरीज थी, जिसमें से एक स्टोरी का नाम था द ब्लैक एरोप्लेन. तो ब्लैक एरोप्लेन से हमारा एक्सट्रैक्ट है और उसी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है. ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज सून एज द पायलट वाज इनसाइड द क्लाउड. तो आंसर आपका साफ साफ एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एज सून एज द पायलट वाज इनसाइड द क्लाउड, ऑप्शन 1, his ears got blocked, his vision was obstructed, he choked with fear, he was jumping up and down. तो क्या हो रहा था उसके पास जैसे ही वो बादलों के अंदर पहुंचा? The answer, correct answer is his vision was obstructed. उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जैसे ही वो बादलों के बीच में पहुंचा. Second question is, the devices in the aeroplane were. Devices एरोप्लेन के अंदर जो थे उनके साथ क्या हुआ? A, malfunctioning, broken completely, giving wrong readings, stopped responding completely. तो ये क्या हो रहा था? ये हो गए थे stopped responding completely. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है कि जैसे ही वो एरोप्लेन में था तो सारे डिवाइसेस, जैसे ही स्टॉर्म आया उसके बाद सारे डिवाइसेस एरोप्लेन के काम करना बंद कर देते हैं. Third question is, the Paris Air Control didn't reply to the pilot's call. Paris Air Control ने पायलट के कॉल का रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि because radio was dead, उसका रेडियो काम नहीं कर रहा था, and he had lost his connection. He had lost his connection with Paris Air Control. So this should be the answer कि उसका एक तो रेडियो खराब था जिससे वो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रहा था और इसी के साथ उसका कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया था रेडियो के डेड पड़ जाने से. So the next question is to select the option that correctly captures the application of the word ट्विस्टेड एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट. तो एक्सट्रैक्ट में ट्विस्टेड वर्ड का यूज हुआ है एरोप्लेन के लिए. ठीक है, अगर आप पढ़ोगे एक्सट्रैक्ट को ध्यान से तो वहां पे थर्ड से फोर्थ लाइन में ट्विस्टेड वर्ड का यूज हुआ है जिसमें एरोप्लेन हवा में जैसे ही स्टॉर्म आता है एरोप्लेन विल स्टार्ट ट्विस्टिंग फ्रॉम हियर एंड देयर. सो ऑप्शन ए इज, क्वेश्चन इज एग्जैक्टली आस्किंग दैट for the context twisted is used in the extract. जिस context में twisted शब्द का पैसेज में यूज हुआ, एक्सट्रैक्ट में यूज हुआ है, उसी कॉन्टेक्स्ट में यानी कि वही मतलब निकलना चाहिए इन ऑप्शंस में. ठीक है, तो ऐसा कोई एक ऑप्शन है जो उससे मैच हो रहा है तो हमारा ऑप्शन है डी. ठीक है, रागिनी मैच द स्विमर एज ही ट्विस्टेड ट्वाइस इन द एयर बिफोर डाइविंग इनटू वाटर. ठीक है, तो स्विमर जो था वाटर में डाइव करने से पहले 2 बार उसने क्या किया, हवा में ट्विस्ट, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि द ब्लैक एरोप्लेन में एरोप्लेन भी क्या कर रहा था, हवा में बार बार ट्विस्ट यहां से वहां. ऑलराइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सट्रैक्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड ओनली. एक शब्द जिससे कि आपका ये ब्लैंक भर जाएगा और मीनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा. द नरेटर्स dash comes through clearly when he sees the compass turning round and round. क्या हुआ जब उसने अपने कंपास को गोल गोल हवा में घूमते हुए देखा?
So narrator's astonishment comes through clearly, यानी कि हवा में कंपास को देखते हुए साफ साफ क्या पता चल रहा था नरेटर का एस्टोनिशमेंट, यानी कि वो जितना सरप्राइज हो गया था, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड होता है, उसके लिए एक वर्ड है बेटा एस्टोनिशमेंट। तो नरेटर्स एस्टोनिशमेंट comes through clearly when he sees the compass turning round and round. So this is the first extract and we will move to next extract. So our next question from extract based question is from the chapter The Proposal, है ना, हम सबने पढ़ा है प्रपोजल चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो इससे रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट आपकी स्क्रीन में शो होगा अभी, उसे आपको पढ़ना है और पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट वाज रिगार्डिंग, जो डिस्प्यूट था इस चैप्टर में, है ना, लोमोव, चुबुकोव, नतालिया, इनके बीच जो डिस्प्यूट था वो किससे रिलेटेड था? सो ऑप्शन ए इज फ्री यूज ऑफ मीडोज, मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, पीजेंट यूजिंग मीडोज और ओनरशिप ऑफ मीडोज। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर एक भी बार आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो विदाउट लुकिंग एट द एक्सट्रैक्ट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, सो ओनरशिप ऑफ मीडोज मतलब मीडोज का मालिक कौन है, असली ओनरशिप किसके पास है, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट था। ठीक है, दोनों ही फैमिलीज आपस में लड़ रही थी कि ये ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट विच मीन्स कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस ये वर्ड है और इस वर्ड को रिजेंबल करने वाला दूसरा वर्ड इस एक्सट्रैक्ट में है, उसे आपको फाइंड आउट करना है। सो द करेक्ट आंसर इज परपीचुइटी, डिस्प्यूट बिलोंगिंग रेकन नो, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार। तो परपीचुइटी का भी मतलब होता है कंटिन्यूटी के साथ, लगातार कोई काम होता रहे, तो परपीचुइटी भी हम उसे कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज लोमोव्स aunt's grandmother gave oxen meadows to Natalia's father's grandfather in lieu of। तो लोमोव की आंट की ग्रैंडमदर ने ऑक्सन मीडोज नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर को दिया था, लेकिन एक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन थी? द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिज पेजेंट्स हु मेड ब्रिक्स फॉर हर। तो सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिज पेजेंट्स हु मेड ब्रिक्स फॉर हर इज द आंसर। तो ऑक्सन मीडोज इसलिए दिए थे ताकि वहां पे क्या करें, पीजेंट्स ब्रिक बना सके। किसके पीजेंट्स? लोमोव के पीजेंट्स। ठीक है, लोमोव्स आंट ग्रैंडमदर गेव ऑक्सन मीडोज टू नतालियाज फादर्स ग्रैंडफादर। लोमोव की आंट की ग्रैंडमदर ने नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर को एक कंडीशन पे अपने ऑक्सन मीडोज दिए थे ताकि नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट हैं, है ना, किसान है, वहाँ क्या कर सके, ब्रिक्स बना सके। इस शर्त पर अपने ऑक्सन मीडोज दिए थे। So this is the answer for question number third, only one line. And question number 4 says, according to Natalia, why did oxen meadows belong to them? Natalia के according oxen meadows Natalia के क्यों थे? Answer is, Natalia claimed that both her great grandparents reckoned that their land extended to burnt marsh. अब देखो ऊपर वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है कि लोमोव की सिचुएशन को समझाया गया है कि लोमोव के ऑक्सन मीडोज क्यों थे, उसने क्या कंडीशन, उसने क्या फैक्ट्स और पॉइंट्स रखे इस एक्सट्रैक्ट में। और उसके बाद फोर्थ में हाउ नतालिया क्लेम्ड दैट दीज ऑक्सन मीडोज आर माइन। तो नतालिया ने क्यों ये दावा किया, क्यों ये क्लेम किया कि ऑक्सन मीडोज उसके थे। तो कैसे थे? नतालिया क्लेम दैट बोथ हर ग्रैंड पेरेंट्स रेकन्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श। तो नतालिया ने कहा कि उसके दोनों के दोनों ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ने कहा है कि बताया था कि उनके जो ऑक्सन मीडोज है वो बर्न्ट मार्श तक है, उनकी जो लैंड है वो कहाँ तक है, बर्न्ट मार्शेस तक है।
Thus, she considered Oxen Meadows to be her family's property. तो Oxen Meadows इस वजह से, क्योंकि बर्न्ट मार्श के बीच में ही ऑक्सन मीडोज आ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग नतालिया क्लेम कर रही है, यहाँ पे क्लेम कर रही है कि ये ऑक्सन मीडोज किसके हैं, उसकी फैमिली के प्रॉपर्टी हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड ओनली. एक वर्ड लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट. द पीजेंट्स हैड फ्री यूज ऑफ मीडोज फॉर 40 years. ब्लैंक हमारा ये था, तो पेजेंट्स को कितने साल तक इस लैंड को यूज करने की फ्रीडम थी, तो 40 years तक थी. ठीक है, सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड वी विल मूव टू 7th क्वेश्चन. ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 2 पार्ट में, और दोनों में ही आपको चॉइसेस मिलेंगी, है ना, या तो पहला एक्सट्रैक्ट या तो दूसरा एक्सट्रैक्ट. लेकिन उस एक्सट्रैक्ट में वो एक्सट्रैक्ट आया था प्रोज से, है ना, जो आपके चैप्टर थे जिसमें स्टोरीज थी, उससे वो सारे एक्सट्रैक्ट थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, आपने देखा. सी, एंड क्वेश्चन नंबर 7 विल बी रिलेटेड टू पोएट्री, है ना, तो पोम से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट होंगे और उन्हीं पे बेस्ड होंगे हमारे क्वेश्चंस. सो read the extract given below and answer the question. I have not written here the extract, and extract will be shown in your on your screen. तो स्क्रीन पे आपको extract दिख जाएगा. poem की 4 लाइनें हैं, ठीक है. The speaker's tone is loving, hopeful, instructive and indifferent. तो poem की 4-5 जितनी भी लाइनें extract में आपको दिखाई दे रही है, वो poem किससे है ये तो आपको पता होगा ही. अमेंडा, है ना, आपको अच्छे से याद होगा कि अमेंडा को उसकी मदर बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही थी. शी वॉज कॉन्स्टेंटली नैगिंग एंड ऑलवेज स्टॉपिंग हर फ्रॉम डूइंग थिंग्स. ठीक है, बार बार उसे कंट्रोल कर रही थी अमेंडा को. तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि स्पीकर की टोन कैसी है. यहाँ पे स्पीकर की टोन की बात हो रही है, तो उसकी मदर की टोन बात हो रही है ना. एक्सट्रैक्ट में उसकी मदर कुछ कह रही है उससे. सो लविंग, इंस्ट्रक्टिव, होपफुल, इनडिफरेंट. कैसी टोन है, तो टोन है बेटा इंस्ट्रक्टिव. इंस्ट्रक्शंस दे रही है अपने बेटी को, ठीक है. अमेंडा को वो लगातार क्या कर रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो. ठीक है, कंप्लीट द एनालॉजी विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये एनालॉजी कंप्लीट करनी है और वर्ड आपको चूज करना है एक्सट्रैक्ट से. रेयर, अनकॉमन, है ना. पीस, पीस यानी कि शांति, तो ऐसा कोई वर्ड सेम सिनोनिम आपको पीस का ढूंढना है पैसेज से या एक्सट्रैक्ट से. तो यहाँ पे वर्ड मिलेगा आपको ट्रैंक्विल, है ना, ट्रैंक्विल मिल जाएगा, जिसका मतलब है पीस. देन क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है. Amanda did not want anyone to invade her privacy and silence. अमेंडा नहीं चाहती थी कि उसकी प्राइवेसी को, उसके साइलेंस को कोई बार बार आके ब्रीच करे. लेकिन ऐसा हो रहा था क्या, नहीं. Her mother always in a mode of instructing her. बार बार उसे क्या करती थी, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करती थी उसकी मदर. ठीक है, सो आवर स्टेटमेंट विल बी ट्रू, कि हाँ सही बात है, सही बात है. जो कुछ भी अमेंडा चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्राइवेसी और साइलेंस कोई भी ब्रीच करे, इन्वेड करे. देन क्वेश्चन नंबर 4 सेज अमेंडाज मदर इज कंटिन्यूअसली डैश अमेंडा. वो क्या कर रही थी लगातार अमेंडा को. ए, इनकरेजिंग, रिप्रिमेंडिंग, मोटिवेटिंग और डिसअपॉइंटिंग. तो इनकरेज तो कर नहीं रही थी कहीं से भी, मोटिवेट भी नहीं कर रही थी, डिसअपॉइंट यानी दुखी भी नहीं कर रही थी, लेकिन बार बार क्या कर रही थी, रेप्रिमांड कर रही थी. रेप्रिमांड करना यानी कि बार बार किसी को ये बताने की कोशिश करना कि आप गलत हो. रेप्रिमांडिंग इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर वेयर यू स्टॉप समवन और इंस्ट्रक्ट समवन बाय सेइंग दैट यू आर रॉन्ग. सो अमेंडा की मदर भी बार बार क्या कर रही थी, उसे रेप्रिमांड कर रही थी. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी. Which word in the extract is opposite in meaning to the word dull? तो इन ऑप्शन में से
इन ऑप्शन में से डल वर्ड का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम यानी कि अपोजिट। अपोजिट डल का बिल्कुल कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और ये देखो डल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राइट। ऑलराइट, so this is the extract based on the chapter, based on the poem, that is Amanda. Question number 7 is related to the chapter The Tiger in the Zoo. So ये चैप्टर एक पोअम है, आपने पढ़ा होगा, और इसी पे बेस्ड एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपको, या आया है 2023 क्वेश्चन पेपर में, और हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज क्वाइट रेज रिफर्स टू द टाइगर। क्वाइट रेज रिफर्स टू द टाइगर्स ऑफ व्हाट? ठीक है, तो क्वाइट रेज का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइगर के रेफरेंस पे। A helplessness, he has not been able to hunt, he is not free, his prey has not come to the water hole। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। क्वाइट रेज, वो चुपचाप अपने गुस्से को सह रहा था, चुप था। ठीक है, आखिर हम अब जब गुस्सा भी होते हैं तो चुप क्यों रहते हैं? बिकॉज समटाइम्स वी आर हेल्पलेस, सो ही वॉज ऑल्सो हेल्पलेस। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ही इज लर्किंग इन शैडोज, बिकॉज शैडोज में वो लर्क क्यों कर रहा था? लर्किंग इज टू गो हियर एंड देयर, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर हिज प्रे टू कम नियर द वाटर। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज प्रे टू कम नियर द वाटर। तो शैडोज में छुप के वो बैठा था, है ना, घास के बीच में, लॉन्ग ग्रास के बीच में वो छुप के बैठा था, क्योंकि वो वेट कर रहा था किसका? अपने प्रे का, अपने शिकार का। ठीक है। Question number 3, complete the sentence appropriately. It is clear that metaphor is the poetic device used for pads of velvet. हाँ, pads of velvet. Metaphor एक ऐसा poetic device है जिसमें आप करते हो comparison. See, so pads of velvet, यहाँ पे direct comparison हो रहा है। टाइगर के पॉज का, टाइगर के पंजों को कंपेयर किया गया है पैड्स ऑफ वेलवेट से। तो ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज टाइगर्स थिक सॉफ्ट पॉज आर कंपेयर्ड विथ सॉफ्ट पैड्स ऑफ वेलवेट। एज आई सेड कि उसके पॉज, उसके पंजों को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है सॉफ्ट पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट के सॉफ्ट पैड्स से। तो डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे। मेटाफोर का मतलब ही यही होता है कि आप क्या करो? डायरेक्ट कंपैरिजन करो किसी चीज का किसी चीज से। क्वेश्चन नंबर 4 says find a word from the extract which means to walk with measured, stiff और hungry। तो ऐसा कोई वर्ड जिसका ये मतलब हो to walk with measured, stiff और hungry। Hungry is right, so question A option is steps, B is lurking, pads is C and D is stock। तो इस तरीके से चलना जिसमें आप क्या हो? भूखे हो, परेशान हो। तो इस तरीके से टाइगर इस एक्सट्रैक्ट में आपने देखा होगा चल रहा था इस पोएम में। तो इसका मतलब क्या है? एक शब्द में अगर बात की जाए तो ही वॉज लर्किंग, ही वॉज लर्किंग। वो क्या कर रहा था? लर्क कर रहा था, यानी कि ही वॉज गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर, ही वॉज वॉकिंग कंटिन्यूसली इन हिज केज, अपने केज के अंदर, इन हिज क्वाइट रेज ही वॉज लर्किंग, है ना। Question number 5 is the statement and we have to tell that if it is true or false। गलत है, ये सही है। The tiger is stealthily waiting for the deer to come to the water hole। क्या ये सही है? क्या वो चुपचाप बैठ के वेट कर रहा था किसका? डियर का, या अपने प्रे का। भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसे डिस्कस किया था। He was constantly waiting, stealthily waiting for the deer to come to the water hole। तो yes, it is true। So this was all about extract based question, very easy, but you need to understand that you have to read the question very carefully। क्वेश्चन को समझना आंसर देने के पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Okay, so we are done with extract based question and our next question will be of short type answers। ठीक है, तो short type answers आपको लिखने हैं, 3 मार्कर होंगे और 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 5 होंगे और आपको करने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 चॉइसेस होंगी आपकी।
तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Why did the night turn sorrowful for Lancho after the rains? The letter to God पहला ही चैप्टर है हमारा फर्स्ट फ्लाइट से, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, लैंचो को रेन के बाद, लैंचो जो हमारा मेन कैरेक्टर था एज अ स्टोरी में, तो जब बारिश हुई, हेल स्टॉर्म हुआ, तो उसका जो दिन था, पूरी रात थी, वो सॉरोफुल क्यों हो गई, वो दुखी क्यों हो गया? इसका आंसर हमें देना है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्कर में। एंड इसके अलावा हमें 40 to 50 वर्ड लिमिट का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दें हम या अंडर द लिमिट लिख दें, तो हमें ध्यान रखना है कि हाँ 40 to 50 वर्ड्स, हार्डली 5 to 6 लाइन का आंसर आपका हो सकता है। सो there will be a standard answer on your screen and I will be discussing how to write it, है ना? तो कैसे लिखना है इसे हम डिस्कस करेंगे। So the answer for this question is, the night turned sorrowful for Lancho after the rains because on that night the hailstorm had destroyed his crop badly. So आपने देखा यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इस आंसर का, उसमें डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन है। हर आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी या फिर कंटेंट, एंड देन एट द एंड द कंक्लूजन। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी डायरेक्ट नेचर का है। डायरेक्टली क्या किया है, क्वेश्चन की लाइन से ही आंसर की शुरुआत की गई है। द नाइट टर्न सॉरोफुल फॉर लैंचो, लैंचो के लिए वो रात काफ़ी दुखी हो गई थी, काफ़ी सैड नाइट थी। आफ्टर द रेन्स because on that night the hailstorm had destroyed his crop badly. तो रेन के बाद हेल स्टॉर्म ने उसकी पूरी की पूरी रात को या पूरी की पूरी मेहनत को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इट स्पॉइल्ड द हार्ड वर्क ऑफ लैंचो, लीविंग हिम विथ नथिंग। सो अगेन क्वेश्चन इज वाई इट टर्न सॉरोफुल। क्वेश्चन यही था कि क्यों इतना ज़्यादा दुखी हो गया वो, क्यों चीज़ें बदल गई। बिकॉज इट स्पॉइल्ड द, उसकी मेहनत को, लैंचो की मेहनत को बर्बाद कर दिया था और कुछ भी नहीं बचा था उसके पास। उसके पूरी की पूरी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। थर्ड पॉइंट, लैंचो's soul was filled with sadness because he had nothing to feed the family and he thought that his family would starve whole year. सो लैंचो की आत्मा, लैंचो सोल वॉज फुल विथ सैडनेस, ठीक है, इतना ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि कुछ भी फैमिली को खिलाने के लिए नहीं बचा, नथिंग टू फीड द फैमिली, एंड ही थॉट दैट, उसे लगा कि उसकी फैमिली पूरे के पूरे साल क्या रहेगी, भूखी रहेगी। लास्ट लाइन यानी कि कंक्लूजन क्या है, ऑल हिज हार्ड वर्क थ्रू आउट द ईयर बोर नो फ्रूट। तो साल भर की मेहनत का कोई फल नहीं मिला। एज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द होल हार्वेस्ट, लीविंग हिम विथ नो मीन्स ऑफ इनकम। तो क्योंकि हेल स्टॉर्म है ना, जो पत्थर गिरे थे, तूफान आया था, उसकी वजह से पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और इनकम का कोई भी ज़रिया नहीं बचा था। तो आपने देखा 4 लाइन तो नहीं है, लेकिन 4 पॉइंट आपने लिखे, सॉलिड पॉइंट थे, टू द पॉइंट आपने आंसर लिखा है अच्छे से। सो दिस कैन बी द आंसर, वेरी वेरी सिंपल। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन, इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से फर्स्ट फ्लाइट, जो पहला पार्ट था उससे ये क्वेश्चन आया है कि जो उसमें यंग सीगल था, बेबी सीगल्स के फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस आपको डिस्क्राइब करना है इन ओनली 3 मार्क। तो क्या हो सकता है हमारा आंसर? आवर आंसर इज, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, डाइव्ड एट द, तो सबसे पहली बात, काफ़ी बेसिक आंसर लिखना है आपको, वो बहुत ज़्यादा क्या था, भूखा था। डाइव्ड एट द फिश दैट वॉज इन हर मदर्स बीक, उसने कोशिशें की, यानी कि के जवाब में जब वो अपनी पहली फ्लाइट को करने की कोशिश कर रहा था, पहली बार जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो कैसे उसके एक्सपीरियंस रहे। तो पहली बात तो वो बहुत भूखा था। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, जो उसकी मदर की बीक, उसकी माँ ने अपनी चोंच में जो फिश का टुकड़ा दबाया हुआ था, उसे जैसे ही वो खाने के लिए आगे बढ़ता है, डाइव करता है, वो क्या करता है, स्पेस में गिर जाता है ना। ही वॉज लिविंग ऑन द लेज, है ना, पहाड़ पे था,
एक लेज पे, और जैसे ही वो अपनी माँ के दिखाए हुए भी फिश के टुकड़े पे डाइव करता है, कूदने की कोशिश करता है उसे खाने की, वो वहाँ से गिर जाता है, fell into space and became terribly afraid, और बहुत ज़्यादा डर जाता है. Fourth point says heart stood still, could hear nothing. ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत डर गया था और उसकी धड़कनें रुक गई थी. हार्ट स्टूड स्टिल, could hear nothing, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट, लेकिन सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए ऐसे हुआ, सिर्फ 1 मिनट, कुछ ही समय के लिए ऐसा हुआ. एंड एट द एंड, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड एंड बिगिन टू फ्लाई, वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. और अगले ही मोमेंट उसने अपने पंख फैला लिए बाहर की तरफ, और उसने ये एक्सपीरियंस किया कि वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है. वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब आपने देखा शुरुआत में वो जितना ज़्यादा डर रहा था, बिफोर इवन फ्लाइंग ही वॉज सो अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, नाउ ही वॉज एंजॉइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. ही इज नो मोर अफ्रेड ऑफ flying in the air. Then the question number C. Who are paiders and why are they friends of children? Bakers of Goa, है ना. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन है, हु आर पेडर्स एंड व्हाई आर दे फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन. बेकर्स ऑफ गोवा, है ना, एक पहला पार्ट है हमारा. तो पेडर्स कौन थे और वो बच्चों के दोस्त क्यों थे, कैसे बन गए थे, आपने पढ़ा है, आपको याद भी होगा. सो लेट मी डिस्क्राइब दिस आंसर. पेडर इज ऑल्सो नोन एज पेडर इन गोवा. आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, पेडर के बारे में डिस्क्राइब किया, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हु आर पेडर्स. पेडर्स कौन थे, तो पेडर्स इज ऑल्सो नोन एज बेकर इज ऑल्सो नोन एज पेडर इन गोवा. गोवा में पेडर जो ट्रेडिशनल बेकर होते थे उन्हें पेडर बोला जाता था. ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के दोस्त भी होते थे, उनके कंपेनियन होते थे, उनके साथी होते थे, उन्हें गाइड भी करते थे. चिल्ड्रन लव द ब्रेड बैंगल्स. ये पेडर्स यानी कि बेकर जो ब्रेड के बैंगल्स बनाते थे, बच्चों को वो बहुत पसंद आते थे और वो उससे खरीदते थे. दिस वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. और ये जो पेडर जो कुछ भी बच्चों को ब्रेड बैंगल्स खिलाते थे या बेकरी के आइटम, वो सारे के सारे किससे बने होते थे, स्वीट ब्रेड से. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने किस में दे दी इस क्वेश्चन में कि पेडर्स कौन थे और पेडर्स का बच्चों से कैसा रिलेशन था, वो बच्चों से फ्रेंड्स की तरह कैसे पेश आते थे. ओके, देन दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सी. एंड देन डी. Why did Valli spend her time all alone and what became her favorite pastime? वली अपना अकेले समय कैसे बिताती थी और उसका फेवरेट पास टाइम क्या था. जब वो अकेले होती थी तो वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करती थी. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी सेज वली यूज्ड टू स्पेंड हर टाइम बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे. क्या करती थी, सिंपल स्टेटमेंट आपको देना है कि अपना पूरा टाइम वो कहाँ बिताती थी, दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर. शी स्पेंड ऑल हर टाइम बाय स्टैंडिंग ऑन द डोरवे. She had no playmates of her own age in her locality. उसके साथी कोई नहीं थे उसकी सेम एज के, कोई भी नहीं था उसके आसपास, उसके मोहल्ले में, उसकी लोकेलिटी में. Observing the activities, third point is observing the activities of the street and passing of the bus was very fascinating. तो उसका टाइम कैसे पास होता था, what was the pass time? तो वो करती क्या थी, स्ट्रीट्स पे, दरवाजे पे खड़े होके उसके घर के दरवाजे के सामने स्ट्रीट्स पे जो कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसे वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है. और क्या नोटिस करती है, पासिंग ऑफ द बस वॉज वेरी फैसिनेटिंग. बहुत ही फैसिनेट, बहुत अच्छा लगता था जब उसके स्ट्रीट्स में बस आती जाती थी. स्ट्रीट के सामने, दरवाजे के सामने बस आती जाती थी, उसे वो देखती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था. एंड इट बिकेम हर फेवरेट पास टाइम. और यही दोनों बातें अपनी एक्टिविटीज़ को, घर के सामने, दरवाजे के सामने जो कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, बस आ रही है जा रही है, उसका ये क्या बन गया था, फेवरेट पास टाइम. देन क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई सेज डिस्क्राइब द पायरेट हु कम्स थ्रू द विंडो. सो
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोअम. ये क्वेश्चन किससे आया है? एक पोअम से आया है कि पायरेट, आपको डिस्क्राइब करना है पायरेट के बारे में, जो किससे आया था? विंडो से, खिड़की से आ गया था. हम ये आंसर डिस्क्राइब कर लेंगे. बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन है क्योंकि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं इस पोअम में. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द pirate, mention the weapon he had and the intention of the pirate while entering the house. तो आपको इस आंसर का स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है. उसके अपीयरेंस को शो करना है कि उसका अपीयरेंस कैसा था पायरेट का, और उसके पास कौन से वेपन्स थे, और ये भी बताना है कि अगर वो घर पे एंटर कर रहा था तो उसके इंटेंशन क्या थे, उसकी सोच क्या थी. तो इसमें आप यही बता सकते हो कि उसके इंटेंशन थे जस्ट टू रॉब द हाउस. ठीक है, घर को लूटना था. पायरेट का काम यही होता है, लूटना. ठीक है, तो यही सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको 3 मार्कर में देनी है. तो दिस वाज ऑल अबाउट 3 मार्कर एंड वी विल मूव फर्दर टू 6 मार्कर, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारा डिस्क्रिप्शन था आंसर का 3 मार्कर से रिलेटेड. और अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर, दैट इज ऑफ 6 मार्कर. 6 मार्क के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 is related to short type question and it will be 40 to 50 words of limit. ठीक है, 40 से 50 शब्दों की वर्ड लिमिट होगी. 3 मार्कर क्वेश्चन है एंड यू विल बी गिवन अ चॉइस. ठीक है, चॉइस भी प्रोवाइडेड होगी आपको. 3 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर A from question number 9 is, how did Mrs. Pumphrey treat Tricky? मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया? अगर आपको याद होगा इस चैप्टर में, तो ट्रिकी जो उनका डॉग था, छोटा सा पेट था, उससे मिसेस पम्फ्रे ने बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया था. काफ़ी पैम्पर्ड डॉग था एंड शी ओवरफेड ट्रिकी. ऑलराइट, सो लेट मी शो यू द आंसर, a proper answer which must be reflecting on your screen. Okay, so because it should be in 40 to 50 words, so the answer I have shown here is in bullet points. So bullet point में आपका आंसर है. ठीक है, ताकि आपके लिए easy हो जाए इसको समझना. फर्स्ट पॉइंट इज शी ट्रीटेड ट्रिकी लाइक हर ओन सन. ठीक है, कैसा ट्रीट करती थी वो अपने पेट को? जैसे कि उनका खुद का बेटा हो, जबकि वो सिर्फ एक क्या था? पेट था. शी सर्व्ड हिम विथ क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एंड कॉड लिवर ऑयल. सो शी ओवरफेड ट्रिकी को ओवरफेड, ज़्यादा खाना खिलाया, जितने की ज़रूरत नहीं थी उतना. उसमें क्या क्या? क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स, कॉड लिवर ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें खिला दी उसको. शी पैम्पर्ड हिम बाय गिविंग हिम अ लग्जूरियस लाइफ. उसे लग्जूरियस लाइफ प्रोवाइड की, वो सारी सुविधाएं दी जो शायद एक पेट डॉग को नहीं दी जानी चाहिए थी. सब कुछ दिया उसको, सारी लग्जूरियस लाइफ प्रोवाइड की एंड इतना ज़्यादा दुलार किया उसका कि वो क्या हो गया? स्पॉइल. शी ओवरफेड हिम लीडिंग टू हिम फॉलिंग सिक. लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है इतना ज़्यादा उसे खाना खिलाया, शी ओवरफेड हिम एंड दैट लेड टू फॉलिंग हिम सिक. इसकी वजह से क्या हुआ? वो क्या हो गया? बीमार पड़ गया. So this is all about question number A. How did Mrs. Pumphrey treat Tricky? तो ओवरऑल आपको याद रहना चाहिए कि ट्रिकी को किस तरीके से ट्रीट करती थी. बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करती थी और इस पैम्पर करने में क्या हुआ? वो उसे ओवरफेड, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाती थी और जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार पड़ गया. Then question number B. How did Ozable get rid of Max without using a weapon? The chapter from Midnight Visitor. यहाँ पे Ozable हमारा एक बहुत इंटेलिजेंट स्पाई है और कैसे उसे एक दूसरे स्पाई यानी कि मैक्स से छुटकारा मिला, वो भी बिना वेपन के. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज Ozable was an intelligent spy who handled Max cleverly. तो देखिए अपना इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपने यहाँ पे
शुरू किया कि ऑजिबल क्या था। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑजिबल मैक्स से बचा कैसे, वो भी बिना वेपन के, तो आपको ये पहले बताना चाहिए कि वो ऑलरेडी क्या था, पहले से क्या था, एक ऐसा इंटेलिजेंट स्पाई था जो किसी को भी हैंडल कर सकता था क्लेवरली. सो ही ऑल्सो हैंडल्ड मैक्स क्लेवरली. Second point, when he found Max waiting for him in his room, he made up a story of balcony under his window. He made Max believe that he was scared on finding him inside his room with a pistol in his hand. तो जब उसने पाया अपने रूम में आके कि मैक्स उसका वहाँ पे वेट कर रहा है, तो उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई और बहुत अच्छी एक्टिंग की. ही मेड अप अ स्टोरी ऑफ अ बालकनी. अपनी खिड़की के बाहर एक बालकनी है, इसकी एक कहानी उसने बताई बहुत ही चालाक तरीके से. ही मेड मैक्स बिलीव दैट ही वाज स्कैर्ड ऑन फाइंडिंग हिम इनसाइड हिज रूम विद अ पिस्टल इन हिज हैंड. और मैक्स को ये भी बिलीव करवाया कि वो बहुत डर गया था उसके हाथ में पिस्टल देख के, मैक्स के हाथ में, जबकि वो डरा नहीं था. ही वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट इनफ. ही बिफोल्ड हिम, और बेवकूफ़ बनाया उसे. कैसे बेवकूफ़ बनाया? बालकनी के बारे में, क्योंकि उसकी विंडो के बाहर क्या है, एक बालकनी है, जबकि कोई भी बालकनी नहीं थी. इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गो आउट ऑफ द विंडो ही विल डेफिनेटली फॉल डाउन. ठीक है. नोइंग वेरी वेल देयर वॉज नो बालकनी इन दैट रूम. बहुत अच्छे से पता था कि बालकनी नहीं है, फिर भी जानबूझ के ये स्टोरी बहुत अच्छे से उसे कन्विंस करने के लिए सुनाई. ठीक है, ऑजिबल ने मैक्स को. मैक्स गॉट स्कैर्ड, jumped into. Okay, the fourth point is he fabricated a story about the arrival of. एक और स्टोरी उसने जानबूझ के फैब्रिकेट करने का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना, झूठी कहानी बनाना. तो एक और फैब्रिकेटेड स्टोरी उसने बनाई. उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि उसने ये दिखाने की कोशिश की कि जो एक रिपोर्ट थी आने वाली थी, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, वो आ ही रही है, और साथ ही साथ कौन आ रहा है? पुलिस भी आ रही है. दरवाजे पे ये दोनों हैं, तो पुलिस आ चुकी है. When there was a knock at the door, he convinced Max. ठीक है, अब दरवाजे में नॉक होने लगा. नॉक का मतलब है कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा, और ऑजिबल ने जो कोई भी कहानी सुनाई थी उसको, एक मनगढ़ंत कहानी की, दैट पुलिस इज गोइंग टू अराइव, मैक्स ने उसे बिलीव कर लिया. उसने सोचा कि दरवाजे पे कौन है? पुलिस है. लेकिन पुलिस नहीं थी. कौन था वहाँ पे? ऑल्दो इट वॉज अ वेटर. ये भी प्लान किया था किसने? ऑजिबल ने. बहुत ही इंटेलिजेंट स्पाई था, उसने प्लान किया था कि कौन आएगा? वेटर आएगा, और वेटर ही था दरवाजे के बाहर, ना कि पुलिस. मैक्स गॉट स्कैर्ड. लास्ट पॉइंट, मैक्स गॉट स्कैर्ड. मैक्स डर गया, और खिड़की के बाहर जो बालकनी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, मैक्स in a hurriedly he went out of the window and there was no such balcony. कोई भी बालकनी नहीं थी, and he fell down to death. ठीक है, तो नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी से वो बाहर गया और उसकी क्या हो गई? मौत. सो इस तरीके से that's how Ozible get rid of Max without using a weapon. This is how Ozible get rid of the Max without even having a weapon. बिना किसी हथियार के भी वो बच गया. किससे? Max से. Then question number C says, why did Richard E. Bright raise a flock of butterflies? Richard E. Bright, making of the scientist chapter से ये question है. इसमें Richard E. Bright जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी बटरफ्लाइज को ग्रो कर रहे थे वो. ठीक है, क्यों कर रहे थे? क्या रीजन था? क्या इंस्पिरेशन मिली जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे थे? ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं आंसर नंबर सी में. सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज आंसर. आफ्टर रिसीविंग द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स फ्रॉम हिज मदर, E. Bright wanted to contribute to studies on migration of butterflies. तो एक बुक दी थी बचपन में उनकी मदर ने, जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. E. Bright ने जब उस बुक को पढ़ा, he wanted to contribute to studies on migration of butterflies. That book was about butterflies. Butterflies के migration और बहुत सारे facts थे उस बुक में butterflies से related. तो E. Bright को इससे जानने को मिला कि उन्हें butterfly के migration
को लेके कुछ लिखना चाहिए, कुछ स्टडी करनी चाहिए. Dr. Urquhart of Toronto University in Canada asked readers to label butterfly for study and send them to him. Dr. Urquhart, जिन्होंने ये बुक लिखी थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से, उन्होंने रीडर्स को, जो भी इस बुक को रीड करते थे, रीडर्स को उस बुक में कहा था, लिखा था कि आप क्या करो, बटरफ्लाई को लेबल करो, लेबल करो बटरफ्लाई को, उसमें स्टिक करो और उन्हें भेजो. सेकेंड पॉइंट, इन लेट समर इट टुक 6 weeks टू गैदर बटरफ्लाइज. तो 6 हफ्ते लगे उनको बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने में समर्स के टाइम में. 1 by 1 इट वॉज हार्ड टू कैच देम, लेकिन बड़ी ही मेहनत से ई ब्राइट ने एक एक करके सारी तितलियों को पकड़ा और डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, पूरी बटरफ्लाई को का स्टॉक रखेंगे. ठीक है, ही डिसाइडेड टू रेज देम. ठीक है, खुद को क्या किया, सारी बटरफ्लाई को उन्होंने क्या किया, रेस किया, बढ़ाया. क्यों बढ़ाया होगा, क्यों ग्रो करना चाहते होंगे बटरफ्लाइज को? बिकॉज ही wanted to label that butterfly, he wanted to study about the migration of butterflies के माइग्रेशन, वो भी मोनार्क एक्स के माइग्रेशन के बारे में वो पता लगाना चाहते थे. ही would take her eggs and capture a woman monarch. अब इतनी सारी बटरफ्लाइज इकट्ठा कर ली थी तो उन्होंने क्या किया, वुमन मोनार्क को यानी कि फीमेल मोनार्क को कैप्चर कर लिया और उसके एग्स को भी क्या किया, इकट्ठा किया. इन हिज सेलर ही ग्रू देम. एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जहाँ पे उन एग्स को और उन बटरफ्लाइज को वो ग्रू कर रहे थे. ही ऑब्जर्व दैट देयर ग्रोथ फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू पुपा एंड बटरफ्लाई फॉर एडल्ट्स. तो उन्होंने देखा कि कैसे एग से कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से प्यूपा और उसके बाद बटरफ्लाइज एडल्ट हो जाती थी. इन सारी प्रोसेस को उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया. देन ही टैग्ड एंड लेट गो ऑफ द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाइज. उन्हें टैग करके, है ना, एक तरीके का साइन होता है, टैग करके उन बटरफ्लाइज को क्या कर दिया, छोड़ दिया. दिस वे ही कंटिन्यूड दिस वर्क ईयर आफ्टर ईयर. तो इसी तरीके से हर साल वो क्या करते थे, हर साल लगातार लेट समर्स में वो बटरफ्लाइज को इकट्ठा करते थे, उनके एग्स को ग्रो करते थे और उससे क्या करते थे, बार बार बटरफ्लाइज को टैग करके उन्हें छोड़ देते थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ये आखिर बटरफ्लाइज माइग्रेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. काफ़ी लंबा समय लगता है इसमें. अगर बटरफ्लाइज माइग्रेट कर रही होती तो वो वापस आती, और क्योंकि उसमें एक साइन भी था ई ब्राइट का किया हुआ होता तो उन्हें वो समझ में भी आ जाता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सी. ओके, एंड इट वॉज ऑफ ओनली 3 मार्कर. तो इन 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आप कोई 2 अटेम्प्ट करोगे जिसमें आप बेस्ट हो. एंड क्वेश्चन नंबर 10 विच इज ऑफ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये कितने मार्कर के, 6 मार्कर के. एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इन दोनों में से, और दोनों ही क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं. ठीक है, यानी कि आपसे डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल उस सेंट्रल, जो चैप्टर आपने पढ़े होंगे उसके सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. क्या आपने सीखा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी, आपने कितना अच्छा चैप्टर को कंप्रहेंड किया, इससे रिलेटेड सवाल होंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ए इज, as ripe fruits are in danger of falling early, so mortals when born are always in danger of with death. जैसे पके फलों को डर होता है गिर जाने का पेड़ों से, उसी तरीके से हम जो लोग जी रहे हैं, है ना, हम मॉर्टल्स हैं. मॉर्टल्स का मतलब हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी हमारी डेथ तो होगी. तो मॉर्टल्स को भी यही डर रहता है कि कभी ना कभी क्या हो जाएगी, हमारी डेथ. हमें हमारी जान की फिक्र होती है, उसी तरीके से जैसे एक पके फल का डर होता है कि वो पेड़ से कब गिर जाएगा. सो आवर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर with this statement of बुद्धा. ये किसने दिया था, ये स्टेटमेंट बुद्धा ने दिया था. So with this statement of Buddha, find out the moral values that Kissa Gautami learnt after the death of a child. Kissa Gautami एक लेडी थी इस चैप्टर में,
जिससे एक मॉरल लर्निंग, मॉरल टीचिंग गौतम बुद्ध ने सिखाई थी इस स्टेटमेंट से, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो किसा गौतमी वॉज अ लेडी हु was crying around, who was weeping, who was begging people to make her child alive, ठीक है। उसके बच्चे को दोबारा से क्या कर दे, जिंदा कर दे, जो ऑलरेडी मर चुका था उसका बच्चा। She couldn't believe that the kid could die, उसका बच्चा मर भी सकता है, कभी उसने सोचा ही नहीं था। She was in trauma. But Buddha made Kisa Gautami realized, but how? He taught her a lesson. तो उस स्टेटमेंट से ये हमें बताना है कि किसा गौतमी ने क्या लर्निंग सीखी होगी। सो लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर इज ऑन योर स्क्रीन एंड लुक एट इट। So first point, giving the context of the situation where the lady was in brief. तो करना क्या है आपको, सबसे पहले किसा गौतमी के पूरे फैक्ट्स को आपको बता देना है कि कैसे वो दरवाजे दरवाजे पे भटक रही थी अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए। शी वॉज बेगिंग एवरीवन टू मेक हर चाइल्ड अलाइव एंड अलास इट वॉज नॉट हैपनिंग। तो सारी सिचुएशन को, जो भी कुछ किसा गौतमी के साथ हुआ था, पहले आपको वो बता देना है अपने आंसर में। देन सेकेंड पॉइंट, लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल टू मस्टर्ड सीड्स from a house. Then one person helped Kisa Gautami to ask her to meet Gautam Buddha. एक भले इंसान ने किसा गौतमी को बताया था कि गौतम बुद्धा से मिलिए। Then Gautam Buddha asked her he wanted to teach her a lesson. एक लेसन सिखाना चाहते थे, मॉरल लेसन सिखाना चाहते थे। एंड ही आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। उससे पूछा कि क्या करो, उनसे बोला कि आप क्या करो, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेके आना किसी भी घर से। हाँ क्या सुना है, ये पढ़ी भी है, पढ़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, शुरू करूँ? हाँ सही बात है, सुना होगा, अच्छी स्टोरी थी। सो लॉर्ड बुद्धा वांटेड टू टीच हर अ लेसन, सो ही आस्क्ड to Kisa Gautami to go and gather some mustard seeds. तो किसा गौतमी से उन्होंने बोला कि हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेके आना है आपको ऐसे घर से जहाँ पे कोई भी नहीं मरा हो कभी भी। And she was excited, she got some hope, but still she didn't realize she didn't realize till he go home to home. हाँ, हाउस टू हाउस। जब तक वो घर से घर नहीं गई थी, उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो। फिर वो घर जाती है और उससे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ आज तक किसी की भी डेथ ना हुई हो। Then she returned hopeless again to Gautam Buddha. वापस आ जाती है गौतम बुद्ध के बाद। Then third line. Okay, third point is comparison between the life of mortals and ripe fruit. तो इसी तरीके से उन्होंने सिखाया, गौतम बुद्ध ने सिखाया, देखो आप सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि where no one had died with an intention to make her realize that death is common to all. गौतम बुद्धा तो ये सिखाना चाहते थे कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि एक की फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी फैमिलीज में या हम सब मॉर्टल्स हैं और हमें कभी ना कभी सबकी हमारी तो डेथ होना सर्टेन है, निश्चित है, ठीक है। So third point says comparison between the life of mortals and ripe fruits, also mentions about the pottery made by the potter eventually breaks. ये स्टेटमेंट भी चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन था कि मॉर्टल्स का कंपैरिजन मेटाफोरिकली किया गया है किससे, राइप फ्रूट्स से, है ना, पके फल से मेटाफोरिकली कंपैरिजन हुआ है किसका, मॉर्टल से। और उसी तरीके से चैप्टर में भी मेंशन है कि पॉटरी है ना, मिट्टी का जो घड़ा होता है, कभी ना कभी उसे क्या होना है, मिट्टी में मिल जाना है या टूट जाना है। बस
हम इंसान भी, हम ह्यूमन बींग्स भी, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वी आर मॉर्टल्स एंड वी हैव टू somehow one day we have to somehow one day submerge into the world. ठीक है, हम मॉर्टल हैं, हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हैं. We have to decay somehow. The last point says lesson regarding how to draw out the arrow of lamentation and be peaceful in life. तो क्या लेसन सिखाया, मॉरल टीचिंग क्या सिखाई, लेसन सिखाया, ये मॉरल टीचिंग सिखाई गौतम बुद्धा ने कि कैसे खुद को जागृत रखना है, अवेयर रखना है खुद को. ये कौन किसको सिखाया, किसा गौतमी को. आपको मॉरली अवेयर रहना है दुनिया की, वर्ल्ड की रियलिटी से, सच्चाई से. एंड बी पीसफुल इन लाइफ. भले ही डेथ हो रही है, डेथ इज एन अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, एवरीवन नो. सो वी हैव टू बी पीसफुल इन लाइफ. ये सिखाया किसने, गौतम बुद्धा ने किसा गौतमी को. सो ओवरऑल this was about question number A. Then question number B says no one is born hating other person because of his skin or his background or his religion. Do you agree? Elaborate on the basis of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter was all about Nelson Mandela Long Walk to Freedom. He was the black president, first president of South Africa. Approx almost 300 years of being colonized by the whites. ठीक है, तो यहाँ पे रेसिज्म को फेस किया और अपनी कंट्री को बचाया. किसने, नेल्सन मंडेला ने. तो क्वेश्चन हमारा एग्जैक्टली है क्या, इसे समझना इम्पॉर्टेंट है. सो कोई भी एक दूसरे से नफरत करता हुआ, किसी की स्किन की वजह से, किसी की स्किन डार्क है तो उसके साथ हम गलत करें, उससे नफरत करें, या फिर किसी का बैकग्राउंड कैसा है ना, कोई गरीब है, अमीर है, किसी का रिलीजन कैसा है, किसी का धर्म अगर हमसे अलग है, तो कोई इन सारी चीज़ों के बेसिस पे नफरत करने की भावना को लेकर कोई पैदा नहीं होता है. ठीक है, तो क्या आप इससे एग्री करते हो? No one is born having hate on the basis of the religion, background, caste, skin color, etc. कोई पैदा तो नहीं होता है. क्या आप इस बात से एग्री करते हो? If you agree, you have to answer your question on the basis of the chapter नेल्सन मंडेला. इस चैप्टर के बेसिस पे, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर देना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर. It will be reflect on your screen. So it is quite long. It is quite long. Why it is long? Because the word limit is 100 to 120 words. ठीक है, तो 100 से 1 से 20 शब्दों का आंसर आपका होना चाहिए. The statement no one is born hating another person because of the color of his skin or his background, his religion is a powerful assertion that emphasizes the idea that hate and prejudice are learned behavior and not innate characteristic. This statement is supported by the life struggle. तो ओवरऑल आपने बता दिया कि आपने इस स्टेटमेंट को अफर्म किया कि हाँ, yes, no one is born hating other person because of his skin, his background और his religion. इस स्टेटमेंट से आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और इसे रिलेट करने की कोशिश की किससे, नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल से. ठीक है, नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल से. दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला. थर्ड लाइन में अगर आप देखो ये बात लिखी हुई गई है और ये हमें कहाँ से पता चलता है, उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से. सेकेंड पॉइंट, दैट इज मेन कंटेंट. अब आपको करना क्या है, पूरी बॉडी में मेन कंटेंट में आपको नेल्सन मंडेला के लाइफ स्ट्रगल को इलेबोरेट करना है, जो कुछ भी उनके साथ हुआ और उन्होंने उसे कैसे कॉप अप किया. So he was born into a country that was divided by racial segregation and discrimination. तो ऐसी कंट्री में उनका जन्म हुआ जहाँ पे
रेशियल सेग्रीगेशन होता था, आपके रेस के बेस पे आपको अलग किया जाता था सोसाइटी में और आपके साथ भेदभाव होता था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन. एज अ ब्लैक मैन ही एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड द इनजस्टिसेस एंड इनइक्वालिटी ऑफ द अपार्थीड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड सिस्टम था, यानी कि ब्लैक, जिनके स्किन का कलर ब्लैक था, उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन करना. ठीक है, इस अपार्थीड सिस्टम की वजह से जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, ठीक है, अन्याय होता था, उसे उन्होंने फेस किया. लेकिन बचपन में भी उनके मन में हेट नहीं था किसी के लिए. ठीक है, एंड प्रेजुडाइज दैट कैरेक्टराइज द सोसाइटी इन विच ही लिव्ड. जिस भी सोसाइटी में वो जी रहे थे, रेसिज्म को फेस कर रहे थे, सब कुछ फेस कर रहे थे. अगर आपको याद होगा, चैप्टर में एक स्टेटमेंट भी है कि सारी स्ट्रीट्स तक ब्लैक पीपल के लिए, जिनके स्किन का कलर ब्लैक था, उनके लिए रास्ते भी अलग बनाए गए थे. यानी कि वाइट पीपल्स जो थे उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ थी और इनके लिए बिल्कुल बेकार फैसिलिटीज़. इनके स्कूल्स भी अलग कर दिए गए थे, इनकी शॉप्स भी अलग थी, सब कुछ अलग था. तो इतना सब कुछ देखते हुए भी नेल्सन मंडेला जब एक छोटे बच्चे थे, उनके मन में अभी नफरत तो बिल्कुल नहीं थी. तो इस बात से, इस स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है ना, कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पर्सन ऑफ हिज स्किन और बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, तो इस स्टेटमेंट से ये बात प्रूफ होती है नेल्सन मंडेला के लाइफ स्ट्रगल से. इंस्टेड ही वॉज टॉट these beliefs through the social and political system that existed at that time. तो जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे वहाँ से तो नहीं सीखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उनके सोशल, समाज और जो राजनीति थी वहाँ की, साउथ अफ्रीका की, वहाँ से समझ में आया कि अरे ये सब कुछ, ये सारा अन्याय कुछ लोगों के साथ हो रहा है. थ्रू-आउट हिज लाइफ मंडेला फॉट अगेंस्ट द सिस्टम. पूरी जिंदगी उन्होंने इस अपार्थीड सिस्टम, यानी कि जहाँ पे ब्लैक लोगों के, इस अलग रेस वाले जिनका स्किन का कलर ब्लैक था, साउथ अफ्रीकन वहाँ के नेटिव थे, उनके अगेंस्ट जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसे ही हम अपार्थीड सिस्टम कहते हैं. और इसके अगेंस्ट कौन लड़ रहा था? पूरी लाइफ लड़ी इन्होंने. किसने लड़ा? नेल्सन मंडेला ने. एंड वर्क टायरलेसली, बिना थकान के इस डिस्क्रिमिनेशन को साउथ अफ्रीका से हटाने के लिए इन्होंने काम किया और समझा भी. he understood that hate and prejudice were learned behavior and that it was possible to overcome them through education, understanding and compassion. इतना सब कुछ फेस करने के बाद, इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना इनजस्टिस भी फेस करने के बाद, उन्हें फिर भी ये लगा कि हेट यानी कि नफरत इनबॉर्न नहीं होती है, इसे बदला जा सकता है. इनबॉर्न यानी पैदाइश ही नहीं होती, आप पैदा नहीं होते इस नफरत की भावना को लेकर. तो अच्छी बात इन्होंने ये समझी. ही वॉज स्टिल पॉजिटिव इवन आफ्टर फेसिंग अ लॉट इन हिज लाइफ. ही थॉट दैट दिस कैन बी चेंज्ड. इसे बदला जा सकता है टाइम के साथ साथ, इस नफरत को दिल से निकाला जा सकता है. देन व्हाट ही डिड, इन्होंने ये भी सोचा इस नफरत को निकाला तो जा सकता है, लेकिन किसकी हेल्प से? एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, मतलब समझ, पढ़ाई लिखाई यानी कि एजुकेशन, और इसी के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ कंपैशन यानी कि दयालुता से भी इसे समझा जा सकता है, बदला जा सकता है इस भावना को. मंडेला की जो फिलॉसफी थी वो 3rd पॉइंट में लिखी गई है. मंडेला's philosophy of non-violence reconciliation was grounded in the belief that people could change, that it was possible to overcome hate and prejudice. ठीक है, तो ओवरऑल इस आंसर में यही आप देख रहे हो कि लोग, जितने भी लोग थे जो नफरत करते थे, हेट और प्रेजुडाइज था जिनके मन में, उनके खुद के लोगों के मन में साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने के बाद एक बदले की भावना थी. उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये हेट और प्रेजुडाइज है, इसे क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है. ठीक है, तो मंडेला नॉन वायलेंस के रास्ते पे चले और उन्होंने लोगों के मन को बदलने की भावना के साथ वो आगे बढ़े. He believed that through education and dialogue, it was possible to break down the barriers that existed between people and create more just and equal society. कितनी अच्छी बात है. उन्होंने सोचा कि एजुकेशन यानी शिक्षा की हेल्प से और डायलॉग की हेल्प से. डायलॉग का मतलब वो नहीं होता है जो आप मूवी में देखते हो, ठीक है. डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, बात करके, संवाद करके आप क्या कर सकते हो? सारे ही मसलों को, सारे ही इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो. कंक्लूजन में
आप फिर वही बताओगे कि नेल्सन मंडेला की लाइफ और उनके स्ट्रगल सपोर्ट, ठीक है। इन कंक्लूजन नेल्सन मंडेला's लाइफ एंड स्ट्रगल सपोर्ट द असर्शन। तो ओवरऑल नेल्सन मंडेला की लाइफ और उनका स्ट्रगल ये सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, कोई भी इंसान नफरत के साथ पैदा नहीं होता है, ये तो सोसाइटी और आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए उसे बदला भी जा सकता है। Alright, so this was about question number 10, and yes, we will begin our next question. So again, question number 11 is a long type question where you have to write value based answers. ठीक है, value based question होंगे और इसके आंसर्स भी थोड़े elaborative होंगे, 100 to 120 वर्ड्स में। सो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, और हाँ एक बात और, यहाँ पे चॉइस भी गिवन है, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही करना है आपको, तो जो भी सूटेबल होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, आप आसानी से अपनी बात रख पाओगे, वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए, कंटेंटमेंट इन वंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो satisfaction or to being satisfied, it is very necessary in our life to lead a very peaceful life। एक अच्छी शांति भरी जिंदगी जीने के लिए सेटिस्फैक्शन या कि कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ भी इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव एंड वी शुड नॉट क्रेव फॉर व्हाट वी डू नॉट हैव। तो हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ हमें खुश रहना चाहिए, और जो कुछ भी नहीं है उसके लिए हमेशा क्रेव नहीं करना चाहिए, उससे हमारा जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ये बात हम जानते हैं। तो लेट्स गो टू द चैप्टर। मटिल्डा सफर्स इन लाइफ बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंट इन हर लाइफ। मटिल्डा ये कैरेक्टर है द नेकलेस चैप्टर से, है ना। मटिल्डा एक लेडी थी एंड शी वॉज मैरी ऑफ टू अ नॉर्मल क्लर्क, शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो बिल्कुल भी वो कंटेंटेड या सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से, और उसे बहुत सफ़र करना पड़ा, है ना, सफ़र करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो कंटेंटेड नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी। हर डिज़ायर्स लेड हर टू डिजास्टर। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक इन लाइफ? उसके जो डिज़ायर्स थे इस चैप्टर में आपने देखा होगा, डिज़ायर्स टू हैव ऑल द थिंग्स, ऑल द मटीरियल्स इन हर लाइफ, है ना। सोशल स्टेटस बनाने की कोशिश में क्या हुआ था उसके साथ, डिजास्टर हुआ। डिजास्टर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा आप जब आंसर लिखोगे या आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो ज़्यादा डिजायर, शी कुड हैव बीन कंटेंटेड विथ व्हाट शी हैड एट दैट टाइम, बट शी वॉज नॉट कंटेंट। शी borrowed a necklace and which was not real, and she lost it, and what she did, she sold off everything. Her husband and Matilda sold off everything in order to what? In order to get the necklace. And yes, after so many days they got to know that the necklace was not real, वो असली नेकलेस तो था ही नहीं। तो देखो, एक गलती की वजह से उसे पछताना पड़ा और सफ़र करना पड़ा। तो आपकी सोच बहुत मैटर करती है, जो कुछ भी है आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, है ना। तो देखते हैं हमें आंसर कैसे फॉर्मुलेट करना है। तो कुछ वैल्यू पॉइंट मैंने सजेस्ट किए हैं यहाँ पे, अगर आप देखो ध्यान से तो 6 पॉइंट्स तो हैं, इसे आप और ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हो अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके। फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम मटिल्डा's मिस्टेक we learn that contentment is important for leading a peaceful life। मटिल्डा की गलती से हमें ये रियलाइज होता है, देखो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक इन लाइफ, उसकी गलती से क्या सीखते हो। सो फ्रॉम मटिल्डा's मिस्टेक वी लर्न दैट, हम सीखते हैं कि कंटेंटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ। संतुष्टि यानी कि कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक पीसफुल जिंदगी को, एक शांति भरी जिंदगी को जीने के लिए। देन सेकेंड पॉइंट इज व्हेन वी कॉन्स्टेंटली क्रेव फॉर मोर एंड आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव ऑल, दिस कैन लीड टू अननेसेसरी सफरिंग एंड स्ट्रेस। अगर हम क्रेव करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे पास नहीं है, एंड वन मोर थिंग, if
we are not even satisfied with what we have, then this mindset, all is this what? This is a mindset that I don't have this, I don't have that, ये मेरे पास ये नहीं है, भले ही कार है हमारे घर में, अब चाहिए फरारी, तो हम कभी भी इससे क्या नहीं हो पाएंगे, हम पीसफुल या हैप्पी नहीं रह पाएंगे. ठीक है, तो कंटेंटेड रहना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, दिस कैन डेफिनेटली लीड टू अननेसेसरी सफरिंग एंड स्ट्रेस. बिना मतलब की फालतू की सफरिंग, दुख और स्ट्रेस, अवसाद हमें हो सकता है. इंस्टेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल. इसकी जगह पे ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा खुश रहने के लिए हमारी सोच ये होनी चाहिए, अवर माइंड सेट शुड बी लाइक, और अवर अप्रोच शुड बी लाइक, वी शुड बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स व्हाट वी हैव. हमें उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल, थैंकफुल होना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास आज है. मटिल्डा नेवर वैल्यूड हर हस्बैंड एंड लाइफ एंड द लाइफ दे हैड. मटिल्डा ने कभी भी अपने हस्बैंड की वैल्यू नहीं की. जो भी ज़िंदगी थी, जो भी उसकी, जो कुछ भी उसके पास था, जितना भी था, उसने कभी उसकी वैल्यू नहीं की. ड्यू टू हर डिज़ायर, और उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थी. अगर आपको याद है, हस्बैंड वॉज जस्ट अ क्लर्क, ही अर्नड इनफ फॉर देयर लिवलीहुड. इतना ही कमा पाता था जिससे उनका जीवन चल पाता था. स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी, शी डिज़ायर्ड फॉर मोर. ज़्यादा उसने डिज़ायर किया. एंड अ माइन्यूट मिस्टेक दे सफर्ड. सेकेंड लास्ट लाइन, ड्यू टू हर डिज़ायर, उसकी इच्छाओं की वजह से एक छोटी सी गलती हो गई. माइन्यूट मिस्टेक दे हैड टू सफ़र. तो एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा, है ना. सफ़र का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत दुख झेलने पड़े. एंड द लास्ट पॉइंट इज़, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट ब्रिंग्स अस जॉय एंड फुलफिलमेंट. हमें हर उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, जो सारी चीज़ों से हमें फुलफिलमेंट मिले और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो. अब इच्छा डिपेंड करता है कैसी है, ठीक है. जो कुछ भी है आपके पास, अगर आप उससे खुश हैं, देन नो वन कैन हार्म योर पीस, है ना. तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर ए. एंड अनदर क्वेश्चन सेज, trust and compassion can reform a person. Justify this statement in the light of the lesson, The Thief's Story. Trust and compassion can reform a person. है ना. तो किसी पे जब आप ट्रस्ट करें, सब कुछ भूल के, बिना प्रेजुडाइज के, बिना पूर्वाग्रह के, बिना कोई धारणा अपने दिमाग पे बनाए, if you trust someone and if you are compassionate about people, then this can reform the person. ये क्या कर सकता है, किसी भी इंसान को रिफॉर्म कर सकता है, किसी भी गलत इंसान को भी क्या कर सकता है, बदलाव लाने में, उसे चेंज करने में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है. ठीक है, तो यही इसी स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई का मतलब होता है यहाँ पे प्रूफ करना है अपने कुछ स्टेटमेंट से, फैक्ट से, डिस्क्रिप्शन से. इस आंसर में किस स्टोरी से रिलेटेड है ये, द थीफ स्टोरी. थीफ स्टोरी में याद करो, हरी सिंह और अनिल था, है ना. हरी सिंह और अनिल, कैसे एक थीफ था हरी सिंह, जिसे अनिल ने ट्रस्ट और कंपैशन से ही क्या किया था, रिफॉर्म किया था, चेंज किया था. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप आर द की थीम्स ऑफ स्टोरीज. स्टोरी की की थीम, सेंट्रल आइडिया क्या है, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप. Hari Singh had no idea about the household chores, but Anil decided to give him shelter and food and taught him as well. Hari Singh, who was a teenager, उसे कुछ नहीं पता था कि काम कैसे करते हैं. He thought to be, he planned to trick Anil, and professionally he was a thief. वो तो सिर्फ क्या था, एक चोर था, और इसी चोरी के इंटेंशन से वो अनिल के घर पे आया था. फिर भी अनिल ने मैच्योरिटी के साथ उस पे ट्रस्ट किया, उस पे दया दिखाई, उसको सारे काम सिखाए जो कुछ भी वो सीखना चाहता था. खाना बनाने से लेके सब कुछ उसे सिखाया, इवन पढ़ना लिखना भी सिखाया, और उसे अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी. तो कहीं ना कहीं हरी सिंह गॉट टू नो दैट ही वॉज ट्रस्टेड बाय दिस पर्सन. इस इंसान द्वारा उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, उस पर दया दिखाई जा रही है.
हरी सिंह betrayed अनिल by stealing his money. फिर भी हरी सिंह क्योंकि प्रोफेशन से तो वो चोर था, उसने उसे क्या किया, धोखा दिया अनिल सिंह को और उसके पैसे चुरा लिए. But was held back. पर उन पैसों को चुरा के भी वो रुक गया. He stopped himself to run away. खुद को उसने रोक लिया भागने से. क्यों ऐसा हुआ? Because Anil's kindness and his dream of being educated. अनिल उसे पढ़ना सिखा रहा था इतने दिन से, और अनिल की जो दयालुता थी, काइंडनेस थी, कंपैशन थी, उससे वो इतना इम्प्रेस था कि उसे लगा कि इन पैसों को चोरी करने से अच्छा है कि मैं इस इंसान के साथ रहूं जो मेरे लिए इतना भला सोच रहा है. Anil, even after knowing about the potential theft, kept Hari Singh. And Anil was a great human being. He had that qualities. He had these qualities, trust and compassion. ठीक है, ट्रस्ट और कंपैशन दोनों ही अनिल में था. ये जानने के बावजूद, इवन आफ्टर नोइंग दैट द थेफ्ट हैज़ बीन डन बाय हरी सिंह, स्टिल ही डिसाइडेड टू कीप हिम इन. फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, हरी सिंह को अपने पास ही रखेगा. ठीक है. एंड हरी सिंह वॉज रिफॉर्म्ड बाय द लव एंड काइंडनेस शोन बाय द अनिल. तो ये सारी बातों के पता चलने के बाद जो हरी सिंह था, यानी कि एक टीनेजर थीफ था, उसे ये महसूस हुआ कि नहीं, वो बदल सकता है, उसे बदलना चाहिए. कोई उस पर इतना भरोसा कर रहा, उसका इतना अच्छा चाहता है, उसके लाइफ को बदलना चाहता है. देन ही dropped the plan of stealing things. He dropped the plan of being in profession of a thief. तो चोरी करना छोड़ दिया उसने. And he reformed by अनिल. और पूरी तरीके से वो क्या हो गया, बदल गया. So this was all about 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था बच्चों. एंड इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है. अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो इससे एक आइडिया हमें मिल जाता है, एक नोशन हमें मिल जाता है कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी कभी सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं. और हाँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर और कुछ नहीं हो सकता. सो ऑलराइट, वी विल मीट अगेन. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ रेजोनेंस. थैंक यू सो मच.